Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome to our another lecture of unemployment. So today unemployment के बारे में पढ़ेंगे कि unemployment actual में होती क्या है, what are the types of unemployment and what is real wage rigidity. And employment is means that when the people they have a job, and unemployment means when if someone is looking for a job but he cannot find a job is known as unemployed. Okay. And if there is a labor force, so hence we can say labor force. So what is labor force? Labor force means the people the age between 15 to 64 that are considered to be a part of labor force in our. तो अब अगर पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज हम उसे कहते हैं कि जी 20 करोड़ है. 20 करोड़ में से अगर 8 लोग जो हैं वो 8 करोड़ जो लोग हैं वो हो जाएं कि 64 प्लस में चले जाएं या 15 साल से कम के हों, तो वो लोग क्या होंगे that they all of them they are known to be a child and old. So इस एज के दरमियान जितने लोग आएंगे हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. तो लेबर फोर्स मींस अगर कोई एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस जो कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई हाउस वुमेन है, इस तरह वो सारे के सारे लोग क्या होंगे, कोई सिक पीपल है, कोई डिसेबल है, ऑल ऑफ देम दे आर अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. सो अब क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट. लेबर फोर्स ये सारे के सारे लोग आ जाएंगे और अनएम्प्लॉयड सिर्फ वो लोग आएंगे जो कि जॉब को सर्च कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही. डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसके अंदर सबसे पहले जो आएगा दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या है? मींस के ग्रेजुएट होने के बाद जब लोग जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जो टाइम पीरियड वो स्पेंड करेंगे किसके लिए, नई जॉब को फाइंड करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि दैट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इसी तरह से अगर किसी ने जॉब जो है वो कर रहे थे, जॉब किसी वजह से रिजाइन कर दिया या उन्होंने जॉब से फायर कर दिए गए, अब वो क्या करेंगे, एक नई जॉब की तरफ जाएंगे. तो वो टाइम पीरियड जो वो स्पेंड करेंगे एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाने के लिए दैट इज नोन एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. दैट इज नॉट अ परमानेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, ये परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि वो एक सुइटेबल जॉब को देख रहे होंगे, दैट इज नोन एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बाद सेकंड जो इसकी आती है दैट इज अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मींस के इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आता है, बूम आता है, इसी तरह से डिक्लाइन आता है. तो इस पीरियड के दौरान जो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उसे हम कहेंगे दैट इज अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. दैट इज जिस तरह से हमने देखा बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो टेम्परेरी तौर पे बंद कर दी गई हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कुछ फर्म्स जो है वो बंद कर दी गई हैं. जब ये सारी फर्म्स जो है वो बंद होंगी तो उसे हम कहते हैं कि उस फर्म्स के बंद होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है रिसेशन की वजह से, ठीक है, या डिक्लाइन में जब अगर वो कोई इकोनॉमी चली गई है तो उस वजह से उसे हम कहते हैं दैट इज अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. मींस कि जो क्राइसिस आया था 2008 और 9 में, तो दैट वाज आल्सो उस दरमियान में क्या हुआ था, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से इंक्रीज हुई. वो खत्म होने के बाद, वो डिक्लाइन खत्म होने के बाद अगेन लोगों को जॉब मिल गई. मींस के दैट एट दैट टाइम the people who lost their job they are known as a part of cyclical unemployment. So the third part is a seasonal unemployment. Seasonal unemployment means के जो सीजन टू सीजन वेरी करती है. सीजन टू सीजन किस तरह से, सर्दियों का सीजन होगा when there is a winter, तो उस सीजन में आजकल जिस तरह से शुगर मिल्स हैं उनके वहां पे लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं. अब शुगर मिल में वहां पे लोग आजकल में एम्प्लॉयड हैं, जैसे ही सीजन खत्म होगा वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. टेम्परेचर एरियाज हैं जहां पे -35 तक जाता है टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा कि सीजन जब होगा, ऑफ सीजन होगा, तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी क्योंकि वो सीजन नहीं है वहां पे जॉब का, मींस के फर्म के काम करने का, इंडस्ट्रीज के काम करने का. तो उस दरमियान में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उसे हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड द लास्ट वन इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि व्हेन द पर्सन इज हैविंग अ जॉब
बट ही हैव अ जॉब फ्रॉम बिलो टू इट्स रैंक। हम कहते हैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि जी एक स्टूडेंट है, उसने बीबीए कर लिया, बीएस कर लिया, 16 आफ्टर द 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इफ ही इज डूइंग अ जॉब जो कि एक मैट्रिक पास बंदा जो है वो भी कर सके, क्लरिकल जॉब है वो कर रहा है, मींस कि देयर इज अ फॉल्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इसके बाद कि वो कोई मैनेजेरियल टाइप की, सुपरविजन टाइप की कोई जॉब करे, सुपरवाइजर हो या किसी फर्म के अंदर, या वो हो कि एज अ मैनेजर काम कर रहा हो, लेकिन वो क्या है कि उसे कोई और जॉब नहीं मिली, तो उसने क्या किया, टेम्परेरी तौर पे किसी जॉब को वो उसने जाके अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कि जैसे ही उसे कोई और सुइटेबल जॉब मिलेगी वो उसकी तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जॉब जो होगी कि देखने में तो वो पर्सन क्या होगा, इज नोन टू बी अ एम्प्लॉयड, बट इन एक्चुअल ही इज अ अनएम्प्लॉयड। क्या होती है वेज रिजिडिटी? implies that the wages fail to adjust until demand for labor becomes equal to the supply to labor। यानी wage rigidity arises because sometimes the wages are not flexible and the real wage are not fixed then the equilibrium level। कि अगर जो वेजेस हैं वो इक्विलिब्रियम लेवल से किसी और जगह एडजस्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम लेवल पे ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेज रिजिडिटी। तो ये इसकी रीजन क्या होती है? देयर आर 3 फैक्टर्स कि जिसकी वजह से जो वेज रिजिडिटी होती है। द फर्स्ट वन इज, तो उसमें जो पहला है वो है मिनिमम वेज लॉ। ये लॉ जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किया जाता है। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि जी मिनिमम वेज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एक कानून पास हुआ जिसमें कहा गया कि मिनिमम वेज जो है वो 18,000 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उनको कितनी मिल रही है? मिनिमम वेज लॉ की वजह से 18,000 मिल रही हो। सो दैट इज नोन एज अ कि उसकी वजह से भी वेज रिजिडिटी क्रिएट होती है। सेकंड इसका जो पार्ट है, एक ये हो गया मिनिमम वेज लॉ, सेकंड है कि लेबर यूनियन। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि लेबर यूनियन होती क्या है। लेबर यूनियन ये होती है कि उनका पर्पस क्या था बनाने का। लेबर यूनियन जो बनाई जाती है उसका पर्पस ये था कि अगर लोगों को प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ती है तो उसके अंदर को नुमाइंदे बना दिए जाते हैं जो हायर अथॉरिटीज तक उनकी आवाज को लेके जा सके, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सके। लेकिन 600 लोग हैं फर्म के अंदर, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारी वेजेस इंक्रीज की जाएं 20%, 25% या जितनी भी उन्होंने डिमांड की, तो उन्होंने कहा हमारी वेजेस को इंक्रीज करें, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वी विल रिजाइन द जॉब। अब इस होने से इन्होंने सैलरीज लेके 30,000 पे, अब पर पर्सन जो सैलरी मिल रही है दैट इज 30,000। तो अब वो कितने लोगों को हायर कर सकेंगे? 600 लोगों को। और 400 लोग वो कौन से होंगे? जिनको जॉब नहीं मिलेगी। इसके बाद थर्ड वन है वो है एफिशिएंसी वेज। हम लेते हैं कि एफिशिएंसी वेज क्या होती है। एफिशिएंसी मींस के लोगों की, अगर कोई लोग हैं वो पुराने हैं, उनको 2-2, 4-4 साल हो गए एक फर्म के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर, तो उनकी जो एनुअल जो है उन्हें इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंगली अगर उनकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज करती जाए तो ओके। अब हम आते हैं कि वेज रिजिडिटी क्या है। हमने वेज रिजिडिटी की रियल वेज इज स्टक अबव देन इट्स इक्विलिब्रियम लेवल, तो उसे हम कहते हैं वेज रिजिडिटी हो गई। अब आते हैं हम इसकी डायग्राम की तरफ। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वी नो कि हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम बनती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, इस साइड पे हम कहते हैं कि ये है लेबर और यहाँ पे आ गया रियल वेज कि एक्चुअल वेज उन्हें कितनी मिल रही है, और लेबर को यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया टू बी अ 0। तो हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर इन द शॉर्ट टाइम पीरियड वहां पे क्या होगा कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है दैट इज फिक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सप्लाई। तो ये हमारे पास क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर दैट इज फिक्स, क्योंकि हमने कहा था कि एक टाइम पीरियड के अंदर जितने लोग जॉब छोड़ रहे होंगे उतने ही नए लोगों को जॉब मिल रही होगी, या जितने लोगों को नई जॉब मिल रही है उतने ही कुछ लोग जो है वो जॉब को छोड़ के जा रहे होते हैं। तो उसे हम इसलिए हम इसे कंसीडर करते हैं कि सप्लाई ऑफ द लेबर दैट इज फिक्स इन अ 1 ईयर। एक साल के दौरान हम कहते हैं, या एक टाइम पीरियड के दौरान जो सप्लाई ऑफ लेबर है दैट इज फिक्स।
अगर सप्लाई ऑफ लेबर फिक्स होगी तो क्या होगा, ये आ गया हमारे पास। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं, ये आ गया हमारे पास डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डिमांड ऑफ लेबर। अब मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होना चाहिए, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व दे इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जैसे जैसे ज्यादा होगी रेल वेज ज्यादा होगी, वैसे वैसे जो फर्म्स होंगी वो क्या करेंगे, डिमांड लेबर की कम कर देंगी। अब होना तो ये चाहिए कि ये वाला मार्केट का इक्विलिब्रियम लेवल होना चाहिए। तो अब क्या होता है, मिनिमम वेज लॉ, जिस तरह हमने 3 टाइप्स पढ़ी है, मिनिमम वेज लॉ या लेबर यूनियन या एफिशिएंसी वेज, उसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो वेज है इक्विलिब्रियम से ज्यादा मिलती है। अगर उनको तो वेज जो है वो 10,000 होनी चाहिए, 10,000 टू बी अ मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल पे। लेकिन क्या हुआ कि जो रेल वेज है वो उससे अबव हो जाती है, क्योंकि वेज रिजिडिटी क्या है कि इक्विलिब्रियम से डाइवर्ट हो जाए अगर जो वेज रेल वेज है, तो उसे हम कहते हैं कि अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि वो डाइवर्ट हो गई और वेज जो है इस पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि 1,000 लोगों को हायर किया जा सकता था, हम कहते हैं कि एवरीवन इज विलिंग टू वर्क। लेकिन मिनिमम वेज लॉ की वजह से क्या हुआ, वेज जो है वो यहाँ पे ऊपर कहीं चली गई यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं कि ये आ गया 18,000 और यहाँ पे कितने लोगों को हायर किया जा रहा है, दैट इज 600 के। और जॉब कितनों को मिली, दैट इज 600, क्योंकि फर्म जो है उनके पास जो बजट था दैट वाज, हमने कहा कि उन्होंने फिक्स किया कि वेज जो है वो डाइवर्ट हो गई। अगर वेज डाइवर्ट होगी तो क्या होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला पॉइंट जो है इसे हम कहते हैं कि ये वो वाला पॉइंट है जहां पे अमाउंट ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क। तो ये वाला हमारे पास क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो नया बना है ये कौन सा आएगा, ये हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ लेबर हायर्ड। हमारे पास क्या है कि अमाउंट हुआ मार्केट इक्विलिब्रियम से डाइवर्ट कर गई इकोनॉमी। तो ये सारे का सारा जो गैप आया, ये वाला एरिया, तो ये सारे का सारा क्या होगा, दैट इज अ वेज रिजिडिटी की वजह से ये 400 लोग जो हैं ये अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि वेजेस मार्केट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली 10,000 होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, मिनिमम वेज लॉ, लेबर यूनियन या एफिशिएंसी वेज की वजह से क्या हुआ, वेजेस जो हैं वो दैट स्टक अबव देन द मार्केट इक्विलिब्रियम लेवल। तो ओके, अब हम आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। हमने पहले क्या पढ़ा, वेज रिजिडिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमने वेज रिजिडिटी के अंदर भी पढ़ा था कि जितने लोग जॉब से सेपरेट हो रहे हैं उतने ही नए लोग जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो इन केस के हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एस टू बी अ सेपरेशन ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एस फॉर सेपरेशन ऑफ जॉब। अगर एफ जो है ये हमारे पास आ जाए फाइंड अ जॉब, और ये हमारे पास आ गया फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एल फॉर लेबर फोर्स, कि हमारे पास टोटल जो है वो लेबर फोर्स है कितनी। तो दीज आर 4 फैक्टर्स जिसके जरिए हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फाइंड कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी हमारे पास, दैट इज यू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अगर यू हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो यू ओवर एल दैट इज इक्वल टू द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसे हम कहते हैं कि ये यू ओवर एल क्या होगा, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा। ओके, इन दैट कि जितने लोग जॉब को छोड़ के जा रहे हैं उतने ही लोग जो है वो नई जॉब को फाइंड कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास आएगा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि F मल्टीप्लाई बाय U means find a job multiplied by unemployed and is equal to the separation of job multiplied by employed people। तो अगर ये एम्प्लॉयड के इक्वल है, अब देखें यहाँ पे जो ई है ये क्या है, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मींस जिनके पास जॉब है, मींस के टोटल लेबर फोर्स में से वो लोग जिनके पास
इम्प्लॉयड होंगे, और इसके अलावा हम जो बाकी जितने भी बचेंगे हम उसे कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि वो दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब बट दे डोंट हैव अ जॉब। अगर इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास ये क्या आएगा, s मल्टीप्लाई बाय, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे l माइनस यू। तो l माइनस यू फॉर के ये लोग जो हैं टोटल लेबर में से अनएम्प्लॉयड जो है, अगर हम उससे माइनस कर रहे हैं, टोटल लेबर फोर्स हमारे पास कितनी है पाकिस्तान में, हम इसे अज्यूम किया, हमने कहा 12 करोड़ है। अगर 12 करोड़ में से जो है 8 करोड़ लोग वो अनएम्प्लॉयड हुए, तो हमारे पास एम्प्लॉयड कितने हुए, 4 करोड़ लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये क्या होगा, हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू हमने ऐड की है, नथिंग एल्स। अब क्या करेंगे, s को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, s को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये एज इट इज यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, s मल्टीप्लाई बाय l माइनस s मल्टीप्लाई बाय u। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव का है, और इस साइड पे हम इसे उठा के दूसरी साइड पे अगर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, f मल्टीप्लाई u एज इट इज आ रहा है यहाँ पे, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, s मल्टीप्लाई बाय u इज इक्वल टू s बाय l। तो यहाँ पे आप देखें दोनों में u जो है वो कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f प्लस s को यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे u जो है हमारे पास कॉमन आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू द s मल्टीप्लाई बाय l, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि u ये इसको अगर हम उठा के दूसरी l को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा f प्लस s u ये होल बाय l इज इक्वल टू s, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे सिर्फ u ओवर l हमने यहाँ पे बचाना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा, ये s डिवाइडेड बाय f प्लस s। तो ये हमारे पास आ गया एक फार्मूला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसके अकॉर्डिंग सॉरी ये यहाँ पे s प्लस है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि 1% लोग वो हैं जो कि जॉब से सेपरेट हुए हैं, अगर जॉब से सेपरेट हुए हैं तो इसे हम एस फॉर 1% हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि वो लोग जो कि जॉब से सेपरेट हुए हैं, और अगर यहाँ पे हम यहाँ कंसीडर करें कि 19% लोग दे फाइंड अ जॉब, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला था दैट वाज वो था u ओवर l इज इक्वल टू द s डिवाइडेड बाय f प्लस s। इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ 0.01 डिवाइडेड बाय 0.19 प्लस 0.01 जो क्या हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 0.20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि u ओवर l जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 5%। तो इसे 100 से जब इसको सॉल्व करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या फाइंड हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट इज 5%। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने क्या किया है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उनको डिस्कस किया है, उसके बाद हमने वेज रिजिडिटी को डिस्कस किया है, उसकी आगे कि वेज रिजिडिटी किस वजह से होती है और उसकी डायग्राम को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया है फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।